वीवर सालों पहले एक ऐसा स्टोन हुआ करता था जिसमें बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर्स की पावर थी और उस स्टोन को लेने के लिए तो सभी बुरे डीमंस उसके पीछे पड़े थे। लेकिन एक नॉर्मल आदमी ने उस स्टोन को अपने बॉडी के अंदर डाल दिया था, जिससे कि पहली बार स्टोन की असली पावर्स देखने मिली थी। वो आदमी तो अब सारे मॉन्स्टर्स को कंट्रोल कर सकता था, इसीलिए अब वो अपनी पूरी मॉन्स्टर्स की सेना के साथ निकल पड़ा था इंसानों की दुनिया में तबाही मचाने के लिए। लेकिन एक स्टूडेंट ने कंफू कराटे की स्किल्स में महारत हासिल कर ली थी। वो अब अपने अजीब तरीके के जानवरों के साथ उन बुरे मॉन्स्टर्स को रोकता रहता है। लास्ट में तो उस स्टूडेंट के पास 9 सिर वाले सांप की पावर्स आ जाती हैं। पर क्या ये पावर्स उस मॉन्स्टर डीमन को हराने के लिए काफी होंगी, ये तो जल्दी से देखकर पता करना पड़ेगा। कहानी की शुरुआत में कई लोग एक बड़े से महल में आते हैं जहाँ पर बहुत सारे लोगों की बॉडी पहले से पड़ी हुई थी, लेकिन यिंग मिंग नाम का एक स्टूडेंट अभी भी जिंदा था। तभी वहाँ पे उसका मास्टर आ जाता है, जो यिंग मिंग को ही दोषी मानने लगा था कि उसने ही इन आदमियों को खत्म किया है। लेकिन यिंग मिंग मास्टर को बताता रहता है कि ये उसने नहीं किया, बल्कि एक डीमन यहाँ पर आई थी और उसने ही इन सारे लोगों को मारने के साथ साथ स्केल स्टोन चुराने की कोशिश भी की थी। पर अब मास्टर उसकी एक भी बात नहीं सुनते हैं और अपने गार्ड्स को बोलकर यिंग यांग पर हमला करने के लिए कहते हैं। पर यिंग यांग तो उन सभी स्टूडेंट्स में से काफी अच्छा था। वो अपनी पावर्स का यूज करके उन सभी लोगों को दूर ढकेल देता है। उसके टेलीपोर्टेशन स्पेल के पढ़ने के बाद वो एकदम से गायब हो गया था। दरअसल वो स्केल स्टोन जिसे डीमंस चुराने आए थे, वो एक बहुत ही पावरफुल स्टोन था, जिसके अंदर इतनी काली शक्तियां थी ना कि अगर कोई डीमन उस स्टोन को अपने बॉडी में लगा ले तो वो सभी डीमंस में से काफी पावरफुल हो जाएगा। उसका यूज करके वो दूसरे डीमंस को कंट्रोल भी कर पाएगा, जिससे हमें पता चलता है कि ये स्केल स्टोन कितना खतरनाक हो सकता था। इसीलिए उसकी प्रोटेक्शन के लिए स्टोन को एक पैलेस के अंदर प्रोटेक्टिव वॉल में रखा जाता था। तभी वहाँ पर एक लड़की भागी भागी आती है जिसका नाम बेनी था और वो तो यिंग यांग की बचपन की दोस्त थी। पर जब बेनी को मास्टर से यिंग यांग के बारे में पता चलता है, तब उसे भी लगने लगा था कि यिंग यांग एक अपराधी है। अब यहाँ कई साल बीत जाते हैं, तभी हमें एक घने जंगल में कुछ लोग जाते हुए दिखाई दे रहे थे। उन सभी के मास्टर का नाम बोया था और वो अपने राज्य की संपत्ति लेकर एक जगह से दूसरे जगह पर जा रहे थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये मॉन्स्टर्स का जंगल है। तभी उन सभी के ऊपर एक अजीब तरीके का क्रिएचर हमला कर देता है, जिसके तो एक नहीं, दो नहीं, तीन सिर थे। और अब वो लगातार मास्टर बोया और उसके लोगों पर हमला करने लगता है। बोया भी मैदान में उतर गए थे और वो उस क्रिएचर से लड़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं। बोया ने तो उस क्रिएचर का एक सिर अपनी तलवार से काट दिया था, पर पता नहीं कैसे वो बोया पर अभी भी हमला करते जा रहा था। फाइट करते टाइम उस क्रिएचर का असली चेहरा दिख गया था और वो कोई क्रिएचर नहीं था, बल्कि 3 अजीब तरीके के जानवर थे, जो एक के ऊपर एक खड़े होकर क्रिएचर बनने का नाटक कर रहे थे। बोया उन जानवरों को जैसे ही मारने जा रहा था, तभी वहाँ पर यिंग यांग आ जाता है, जिसने अपना स्पेल पढ़ के बोया को दूर ढकेल दिया था। और अब यिंग मिंग उन सभी जानवरों के साथ खजाना लेकर वहाँ से चला जाता है। दरअसल यिंग मिंग जब उस जगह से भागा था, तब वो सीधा इस जंगल में आकर रहने लगा था। वो तो उन अजीब तरीके के जानवरों के साथ मिलकर जंगल से जाने वाले लोगों की चीजें लूटता था और अपना गुजारा करता था। अब यहाँ उस महल के ऊपर उड़ने वाले 2 डीमंस आ गए थे, जो अंदर घुसकर स्केल स्टोन को चुराना स्टार्ट कर देते हैं। वो तो उसे लेने में कामयाब भी हो गए थे, पर तभी वहाँ स्टोन को प्रोटेक्ट करने वाले सारे मास्टर आ जाते हैं। बेनी एक डीमन को तो उस प्रोटेक्शन वॉल में ही कैद कर देती है, पर दूसरा डीमन तो स्केल स्टोन लेकर भाग रहा था। तभी बेना उस डीमन के ऊपर तीर फायर करती है, जिससे कि वो डीमन घायल होकर उसी जंगल में जाकर गिर जाता है जहाँ पर अलग अलग टाइप्स के मॉन्स्टर्स रहते थे। उस डीमन के पास ही में वही 3 जानवर होते हैं जो कि यिंग मिंग के साथ रहते थे। अब वो तीनों डीमन के हाथ से गिरे हुए स्केल स्टोन को लेकर आपस में काफी झगड़ा करने लगते हैं। वो डीमन जैसे ही उस स्केल स्टोन को लेने जा रहा होता है, तभी उसके ऊपर सारे मास्टर्स हमला कर देते हैं और उसे बहुत ज्यादा डैमेज देकर कैद कर लेते हैं। जब उनमें से एक मास्टर स्केल स्टोन को लेने जाता है, तो वो तीनों जानवर स्केल स्टोन को लेकर भागने लगे थे। जब उस मास्टर ने उन्हें घेर लिया था, तब उनमें से एक जानवर स्केल स्टोन को खा जाता है, जो अच्छी बात नहीं थी, पर उस मास्टर को बाकी जानवर मारकर बेहोश कर देते हैं। अब यहाँ हमें वो उड़ने वाला डीमन दिखाया जाता है, जो कि स्नो क्वीन के लिए काम करता था। दरअसल स्नो क्वीन ऐसी डीमन थी जिसके पास स्नो को कंट्रोल करने की पावर्स थी, पर वो कैसे भी करके स्केल स्टोन को भी पाना चाहती थी, इसीलिए उसने अपने उड़ने वाले डीमंस को भेजा था। पर जब उसे पता चलता है कि वो डीमन स्केल स्टोन लाने में नाकामयाब हो गया था, तब स्नो क्वीन अपनी पावर्स का यूज करके उस डीमन को एकदम से बर्फ में कन्वर्ट कर देती है। वहीं पर स्नो क्वीन का एक और क्रिएचर होता है, जिसका सिर्फ एक हाथ ही जिंदा था। उस क्रिएचर की तो बाकी बॉडी थी ही नहीं, और अब वो क्रिएचर स्नो क्वीन के कहने पर उस डीमन को जान से मार देता है। यहाँ दूसरी तरफ जब वो तीनों जानवर यिंग मिंग के पास पहुँचते हैं, तब वो उससे बताते हैं कि उनके एक दोस्त ने कुछ खा लिया था, जिससे उसकी हालत काफी खराब हो चुकी थी। यिंग मिंग उस जानवर को देखकर समझ गया था कि ये जरूर स्केल स्टोन का असर हो सकता है, पर उसे पता था कि स्केल स्टोन को वापस नहीं निकाला जा सकता। इसीलिए यिंग मिंग ने उस जानवर को एक कमरे में कैद कर
दिया था ताकि वो बाहर निकलकर तबाही न मचा पाए। यहाँ पर बोया का पूरा खजाना चोरी हो चुका था, तो अब वो कैसे भी करके यिंग मिंग से बदला लेना चाहता था। इसीलिए वो निकल पड़ता है यिंग मिंग को ढूंढने के लिए। बोया एक आदमी के पास जा रहा था जिसका नाम यान यान था, क्योंकि यान यान को पता था कि यिंग मिंग उसे कहाँ मिल जाएगा। लेकिन यान यान को तो शिनलिन नाम की एक लड़की ने उल्टा लटका कर रखा था, क्योंकि वो भी यिंग मिंग तक पहुँचना चाहती थी। लेकिन वो यिंग मिंग को मारने नहीं बल्कि उसे अपना मास्टर बनाना चाहती थी। जब बोया यान यान से मिलने उसके घर पर आ जाता है तब शिनलिन ने बोया पर भी अटैक कर दिया था और उसे तो अपने जाल में आसानी से फंसा लिया था। तभी बोया शिनली को बताता है कि उसके पास यिंग मिंग का स्पेल है जिससे कि शिनली लेने के लिए आगे बढ़ने लगती है। वो तो बोया को आजाद करके उससे रिक्वेस्ट भी करने लगी थी। शिनली बताती है कि उसके पास नक्शा भी है जिससे कि वो यिंग मिंग की लोकेशन का पता कर सकते थे। और अब वो दोनों अपने खतरनाक सफर पर निकल जाते हैं यिंग मिंग को ढूंढने के लिए। काफी सर्च करने के बाद उन्हें यिंग मिंग मिल ही जाता है, पर बोया यिंग मिंग को जैसे ही मारने जा रहा था शिनली वहाँ पे आके यिंग मिंग को प्रोटेक्ट करना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि वो यिंग मिंग को अपना मास्टर मानती थी। इसके बाद यिंग मिंग एक बड़े से मॉन्स्टर के पास आ गया था ताकि यिंग मिंग उस मॉन्स्टर से वो तलवार ले सके जिसका यूज करके बड़े से बड़े डीमन को हराया जा सकता था। लेकिन वो मॉन्स्टर कहने लगता है कि तलवार के बदले उसे भी कुछ देना पड़ेगा। इसलिए यिंग मिंग बोया और शानली को उसके पास गिरवी रख देते हैं। उस मॉन्स्टर के लोगों ने तो बोया और शानली को कैद कर लिया था और अब वो बोया को पकड़कर एक बैटल ग्राउंड में भेज देते हैं जहाँ पर फाइटिंग्स होती थी और पूरी ऑडियंस एंजॉय करती थी। पर तभी उस बैटल ग्राउंड में बोया के सामने एक छोटा सा रेड कलर का क्रिएचर आ जाता है जो आज उससे फाइट करने वाला था। बोया को तो ये फाइट काफी इजी लग रही थी, इसीलिए वो उस रेड डिमन को भी मारना स्टार्ट कर देता है। पर बोया जैसे जैसे उस मॉन्स्टर को मारता जा रहा था उसकी बॉडी तो उतनी ही बड़ी होती जा रही थी और अब वो रेड मॉन्स्टर इतना बड़ा हो गया था ना कि वो बोया को एक ही हाथ से पकड़कर संभाल ले रहा था। उन दोनों में तो बहुत ही खतरनाक फाइट चालू रहती है। तभी यिंग मिंग ने बोया की मदद करने के लिए अपना एक स्पेल भेजा था जो उस मॉन्स्टर के पैर के नीचे आ जाता है। इसके बाद तो वो मॉन्स्टर वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म में आते जा रहा था और अब बोया के पास चांस था कि वो मॉन्स्टर को खत्म कर दे। लेकिन उस छोटे से मॉन्स्टर की प्यारी प्यारी आंखें देखकर बोया उसे जान से नहीं मारता। यहाँ पर यिंग मिंग को वो पावरफुल तलवार मिल गई थी, लेकिन तभी उसके ऊपर बीना और उसके साथी हमला कर देते हैं क्योंकि वो कैसे भी करके यिंग मिंग को पकड़ना चाहते थे। पर यिंग मिंग था चालाक, वो अपने इल्यूजन के पावर का यूज करता है और बेना को उसमें ही उलझा देता है। लेकिन तभी गलती से यिंग मिंग के पास से वो तलवार नीचे गिर जाती है और सीधा बोया के पास पहुंच जाती है जहाँ पर सारे डीमंस ने उन्हें घेर लिया था। बोया तो वो जादुई तलवार उठाकर उन सभी डीमंस के ऊपर पॉइंट कर देता है। अब उस जगह पे यिंग मिंग भी आ चुका था तो वो एक एक करके सभी डीमंस पर हमला करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन वो डीमंस भी कम नहीं थे। वो जब उन सभी पर पलटवार करते हैं तब बेनी वहाँ आकर अपना प्रोटेक्शन स्पेल यूज करती है, लेकिन इसमें वो काफी घायल हो चुकी थी और ये देखकर यिंग मिंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। इसीलिए वो सभी डीमंस को एक ही बार में दूर ढकेल देता है और अपनी टेलीपोर्टेशन पावर का यूज करके सभी को लेकर एक सेफ जगह पर आ जाता है। इसके बाद यिंग मिंग बेनी की काफी देख रेख करता है और जब कुछ टाइम बाद जब बेनी उड़ जाती है तब उसने तो यिंग मिंग पर सीधा वार ही कर दिया था। तब जाकर यिंग मिंग बेनी को सब कुछ सच सच बताता है कि उस रात जब वो बाकी स्टूडेंट के साथ उस महल में गया था तब वहाँ स्नो डीमन आ गई थी जिसे कि वो स्केल स्टोन कैसे भी करके चाहिए था। इसीलिए उसने सभी स्टूडेंट्स पर हमला करना स्टार्ट भी कर दिया था। यिंग मिंग ने उस टाइम पर सबसे स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन स्पेल यूज की थी जिससे कि उसे कुछ नहीं हुआ था और उसी टाइम पर सारे मास्टर्स आ गए थे जिन्हें देखकर स्नो डीमन गायब हो गई थी और तभी से मास्टर को गलतफहमी हो गई थी कि उसने ही सभी स्टूडेंट्स को मारा था। बेनी यिंग मिंग की बात पर अभी भी भरोसा नहीं करती और वो उठकर वहाँ से चले जाती है। पर अगले दिन वो छोटा सा जानवर जिसके बॉडी में स्केल स्टोन था वो तो रूम से बाहर निकलने की कोशिश करने लगता है। जब बोया उस रूम के दरवाजे को खोलता है तब वो जानवर एकदम से बेकाबू हो चुका था और ये जरूर उस स्केल स्टोन की वजह से हो रहा था। लेकिन यिंग मिंग ने उस जानवर को एक जगह पर पकड़ लिया था और तब जाकर वो बोया उस जानवर को मारने का डिसाइड करता है क्योंकि इसके अलावा उन सभी के पास और कोई भी ऑप्शन नहीं था। उस जानवर की पूरी बॉडी एकदम से नष्ट हो गई थी और उस स्केल स्टोन को बेनी ने वापस ले लिया था ताकि वो इस पावरफुल स्टोन को अपने असली जगह पर पहुंचा सके। बेनी तो उस स्टोन को लेकर अपने मास्टर्स के पास आ गई थी और वो तो उन्हें स्टोन वापस भी लौटा देती है। पर तभी देखते ही देखते वहाँ के सारे मास्टर्स स्नो में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि अब वहाँ पर स्नो डीमन आ गई थी। बेनी और कुछ मास्टर्स बच गए थे। अब तो स्नो क्वीन ने बेना के सभी मास्टर्स को मार दिया था और अब वो बेना से वो स्केल स्टोन लेने की कोशिश करती है। लेकिन तभी वहाँ सही टाइम पर यिंग मिंग आ जाता है जो स्नो क्वीन से लगातार फाइट करते जा रहा था। उन दोनों के बीच तो काफी देर तक फाइट चालू रहती है। उनमें से तो कभी यिंग मिंग भारी पड़ रहा था तो कभी स्नो क्वीन। लेकिन अब यिंग मिंग के पास उसकी सबसे पावरफुल तलवार थी जिसका यूज करके उसने स्नो क्वीन को मार दिया था। वहीं
बेनी को स्नो क्वीन के एक छोटे से क्रिएचर ने पकड़ लिया था जिसका सिर्फ एक हाथ था। उसने तो बेनी का गला दबाकर उसे मार दिया था और अब उस डीमन का पूरा शरीर दिखाया जाता है जो कि स्नो क्वीन के मरने की वजह से आजाद हो गया था। उस डीमन का नाम लॉर्ड सामू होता है जिसके पास अब वो पावरफुल स्टोन था। सामू ने तो वो स्टोन अपने बॉडी के अंदर डाल दिया था जिसकी वजह से उसके पूरे बॉडी में चेंजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं। इसके बाद सामू के पास बहुत सारी काली शक्तियों की पावर थी। उसने अपने कटे हुए हाथ को एक बहुत बड़े स्पाइडर में कन्वर्ट कर दिया था जो कि काफी भयानक लग रहा था और अब लॉर्ड सामू उसके ऊपर बैठकर मॉन्स्टर्स की बस्तियों में चला जाता है। लॉर्ड सामू उस स्टोन की पावर का यूज करके उन सभी मॉन्स्टर्स के माइंड को मैनिपुलेट करता रहता है और उन्हें अपने तरफ कर लेता है। यहाँ दूसरी तरफ यिंग मिंग के सारे साथी एकजुट हो गए थे और वो सब साथ में डिसाइड करते हैं कि वो सब मिलकर लॉर्ड सामू की सेना के साथ लड़ाई करेंगे। और यिंग मिंग ने आज तक उन सभी जानवरों को इसीलिए ट्रेनिंग दी थी ताकि वो सब एक दिन मिलकर बुराई के खिलाफ लड़ाई कर सकें। और अब लॉर्ड सामू की पूरी सेना इंसानों की दुनिया में तबाही मचाने के लिए जा रही थी, पर तभी उन्हें यिंग मिंग के सारे साथी रोक लेते हैं और दूसरी तरफ से उन मॉन्स्टर्स को रोकने की स्ट्रेटेजी बनाते हैं। और अब हमें अच्छाई और बुराई के बीच एक जबरदस्त फाइट दिखाई जाती है जिसमें कि यिंग मिंग के साथी उन टेक्निक्स का यूज कर रहे थे जो कि उन्हें यिंग मिंग ने सिखाया था। उन सभी में फाइट चालू ही रहती है, तभी लॉर्ड सामू अपने बड़े से स्पाइडर के ऊपर बैठकर वहाँ पर आ जाता है। सभी लोग ये देखकर एकदम से रुक गए थे क्योंकि लॉर्ड सामू ने यिंग मिंग को एकदम से हरा दिया था और अब सामू ने यिंग मिंग को एकदम से मार दिया था और नीचे खाई में फेंक दिया था। यिंग मिंग के साथी ये देखकर काफी दुखी हो जाते हैं, पर बोया को पता था कि इसके बाद की लड़ाई उन्हें खुद ही मिलकर लड़नी पड़ेगी, इसीलिए बोया बिना कुछ सोचे उन डीमन से लड़ने चला जाता है। यहाँ पर तो यिंग मिंग को कुछ विजन्स आने लगते हैं जिसमें उसे एक बहुत बड़ा सांप मैनिपुलेट कर रहा था। दरअसल ये बड़ा सा सांप बुराई के तरफ था जो यिंग मिंग को अपनी तरफ लाने के लिए उससे बातें कर रहा था। उस डिमोनिक सांप के तो पूरे 9 सिर थे, लेकिन यिंग मिंग उसके जाल में नहीं फंसता और अब यिंग मिंग वो स्पेल पढ़ना स्टार्ट कर देता है जिसकी उसने सालों से प्रैक्टिस की थी और तब वो उस बड़े से सांप को अपने बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। यहाँ दूसरी तरफ लॉर्ड सामू की सेना पूरी तरीके से बोया और बाकी सभी पर भारी पड़ रही थी, पर तभी लॉर्ड सामू महसूस करता है कि उसके तरफ एक बहुत ही पावरफुल चीज आ रही है और वो और कोई नहीं बल्कि यिंग मिंग था। उसने तो लॉर्ड सामू पर लगातार वार करना स्टार्ट भी कर दिया था। यिंग मिंग ने जब से उस सांप को अपने बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब किया था उसी टाइम से ही यिंग मिंग के पास अनलिमिटेड पावर्स आ गई थी जिसका यूज करके वो लॉर्ड सामू को काफी ज्यादा मारता रहता है। और अब यिंग मिंग ने उसके बॉडी से वो पावरफुल स्टोन निकाल लिया था जिससे कि अब लॉर्ड सामू की सारी पावर्स खत्म हो गई थी और वो तो एकदम से राख में कन्वर्ट हो गया था और पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया था। सभी लोग यिंग मिंग के इस रूप को देखकर काफी शॉक हो गए थे, लेकिन अब यिंग मिंग ने उस पावरफुल स्टोन को एकदम से डिस्ट्रॉय कर दिया था जिससे कि वो सारे मॉन्स्टर्स और डीमंस जिन्हें लॉर्ड सामू ने मैनिपुलेट किया था वो पूरी तरीके से नॉर्मल हो जाते हैं और अब सब कुछ पूरी तरीके से ठीक हो गया था। इसी के साथ हमारी ये स्टोरी यहीं पर खत्म हो जाती है। व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दो और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि सच में इससे मुझे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए इसी तरीके की मजेदार स्टोरीज लाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी या।